आज अगले भाग में अगले चैप्टर में आज शुरुआत करते हैं। आज का चर्चा जो नया चैप्टर के रूप में शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर है कृषि। कृषि सामान्य तौर पर हम देखते हैं या हम जान सकते हैं या कृषि सामान्य तौर पर यही समझ सकते हैं कि किसी भी भूभाग पर या किसी भी ऐसे क्षेत्र पर हल के द्वारा जुताई करके वहां पर बीजों का छिड़काव कर दिया जाता है। बीजों का छिड़काव करने के बाद में वहां पर फसल का उत्पादन होता है और फसल का उत्पादन होने के बाद में उसकी कटाई करके उसको फिर से बीज प्राप्त कर लिया जाता है। यही चक्र बार बार चलते रहता है और इस चक्र को ही हम कृषि कह सकते हैं। लेकिन आज कृषि का जो रूप है वो विस्तृत हो चुका है। कृषि का जो विस्तार या इसमें और कई तथ्य को शामिल कर दिया गया है। उसके अंतर्गत आता है पशुपालन। प्राचीन समय में पशुपालन का शुरुआत किया गया और उसके बाद में मत्स्य पालन है और मुर्गी पालन है, वानिकी है। इस प्रकार से सभी जो तथ्य या तत्व है उसको सम्मिलित कर दिया गया है कृषि के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं कि कृषि भूमि की जुताई करके बीजों का छिड़काव तक ही सीमित न रहकर ये संपूर्ण प्रकार के कार्यों पर निर्भर करता है। जैसे कि आगे आपको बताया कि मछली पालन है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, वानिकी है। ये सभी कृषि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों आज कृषि का चैप्टर शुरुआत करते हैं। ये प्रारंभिक जो भूमिका आपको बता दिया गया। अब कृषि के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बात आपको बता दिया जा रहा है। जैसे आदिकाल से हमारे पूर्वजों ने कृषि कार्य की शुरुआत की। कृषि कार्य की शुरुआत जब किया गया तो कुछ फसलों तक ही सीमित था। कुछ फसलों की सीमित के पश्चात में उन फसलों का उत्पादन के पश्चात जीविकोपार्जन तक ही सीमित था। जो अनाज प्राप्त हो जाता था उससे भरण पोषण या जीवन निर्वाह तक ही सीमित था। फिर धीरे धीरे कृषि व्यापारिक रूप की शुरुआत किया गया। जनसंख्या बढ़ती गई और बड़ी जनसंख्या के लिए अनाज के साथ साथ उनको रोजगार और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कृषि पर वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना शुरू किया गया और जूट वगैरह है और गेहूं का उत्पादन है। ऐसे बहुत सारे व्यापारिक फसलें का शुरुआत किया गया। तो धीरे धीरे हमारा जो कृषि है जीवन निर्वाह से निकलकर वो व्यापारिक दृष्टि से या दूसरे देशों तक के खाद्यान्न भेजने का कार्य शुरुआत हुआ, जिससे हमारे कृषकों को या किसान भाइयों को अतिरिक्त लाभ और पूरा महीने उनको काम मिल जाता था। तो इस प्रकार से आज हमारे भारतीय कृषि एक जीवन निर्वाह से हटकर एक रोजगारोन्मुखी और एक व्यापार की दृष्टि से भी ये बढ़ते जा रही है। तो आज देखते हैं कि कृषि भारत में फसल का जो एक ऋतु है, विभिन्न प्रकार के फसल हमारे भारत में बोई जाती है और वो ऋतु के अनुसार से हमारे जो भारत का जो जलवायु देखते हैं तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। कहीं पर अधिक वर्षा होती है तो कहीं पर कम वर्षा होती है और इस प्रकार से वर्षा, मिट्टी, वहाँ की तापमान, ये सारी व्यवस्थाओं को देखकर हमारे भारत में कृषि कार्य किया जाता है। कहीं पर सिंचाई की व्यवस्था है तो वहाँ पर फसलें ली जा सकती है। तो हमारे भारत में ऋतु, फसल ऋतु जिसको बोला गया है,
वैसे तो ऋतुएं अलग होती है, लेकिन फसल ऋतु अलग प्रकार से यहाँ पर हमारे भारत में निर्मित की गई है, वो प्रमुख रूप से आता है। तो सबसे पहले देखते हैं खरीफ। खरीफ फसल, जैसे ही मानसून का आगमन होता है और मानसून के आगमन होने के बाद में हमारे कृषक भाइयों के द्वारा इन फसलों की शुरुआत या प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। इस समय में वर्षा अधिक होती है और वर्षा, आर्द्रता, तापमान भी अधिक रहता है इस समय। इसलिए इस समय की जो प्रमुख फसलें का उत्पादन करने में कोई परेशानी नहीं आता। जैसे कि इस खरीफ फसल के अंतर्गत जो आता है वो है धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सोयाबीन है और मूंग है। ऐसे बहुत सारे जो फसल है ये खरीफ फसल के अंतर्गत बोई जाती है। इसके लिए वर्षा का होना सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है और आर्द्र भूमि होने के कारण इनका जो अंकुरण की स्थिति जल्दी हो जाती है। तो इस प्रकार से वर्षा काल के समय बोई जाने वाली जो खरीफ फसल है। दूसरा जो हम देखते हैं हमारे भारत में फसल चक्र जो आता है वो आता है रबी फसल। जैसे ही वर्षा ऋतु की समाप्ति होती है और शीत ऋतु का प्रारंभ होता है, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और उसके बाद में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाता है और ओस या कुछ बौछार का पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस समय शीतकालीन या ठंड के समय जो फसल बोई जाती है जिसमें कम वर्षा की जरूरत होती है, जहां पर कम वर्षा होती है उन भागों में इस प्रकार से रबी फसल की बोनी किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे कि गेहूं है, सरसों है, मटर है, ऐसे बहुत सारे शीतकालीन जो फसलों का बुआई किया जाता है रबी फसल के अंतर्गत, जिसके लिए बिल्कुल कम वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। ये ओस की बूंदों या कुछ मात्रा में वर्षा हो जाती है तो उसी से इस फसल का उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। और जैसे ही तापमान बढ़ता है उसके बाद में इन फसलों की जो कटाई कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे भारत में फसल ऋतु के अनुसार से दूसरा जो आता है वो है रबी फसल। तीसरा जायद। जायद फसल उस फसल को कहा जाता है, उस ऋतु में बोई जाती है जायद फसल की तापमान की अधिकता, भीषण गर्मी भी पड़ती है उस समय, इसीलिए इसको गर्मा फसल भी बोलते हैं। गर्मा फसल, ये फसल जो या इसका उत्पादन जो है वो ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा होती है। तापमान अधिक रहता है, वर्षा कम होती है और सिंचाई के आधार पर इस प्रकार से जो फसल का उत्पादन करते हैं। इसके अंतर्गत आता है प्रमुख रूप से वो फसल में आता है वो है ककड़ी और खीरा, तरबूज और सब्जियां, जिन भागों में सिंचाई की व्यवस्था होती है। अधिकांशतः देखा जाता है कि मैदानी क्षेत्र जो है वहां पर धान की भी फसल, सिंचाई अगर की व्यवस्था है तो वहां पर धान की भी फसल लिया जा सकता है। लेकिन सब्जी, खरबूज, ककड़ी, ये सारे फसल जो नदी के कछारी क्षेत्र है वहां पर इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से जायद फसल गर्मी की फसल या ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। इसके बाद में हम चलते हैं कि भारत में फसल का जो उत्पादन किस प्रकार से या किस गति से बढ़ता गया।
जनसंख्या भी बढ़ती गई, उत्पादन की भी प्रक्रिया बढ़ती गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्षों के अनुसार से किस प्रकार से वृद्धि हुई है। तो अनाज के उत्पादन में 1950-51 में 51 मिलियन टन था। अनाज का जो उत्पादन जो था 1950-51 में 51 मिलियन टन था, और उसके बाद में ये बढ़ते बढ़ते 2010-11 में 244 मिलियन टन हो गया। ये विगत 60 वर्षों में अनाज का जो उत्पादन है वो 5 गुना वृद्धि हो गई। अनाज का जो उत्पादन है वो 5 गुना वृद्धि हो गई 60 वर्षों में। जिस प्रकार से जनसंख्या की गति बढ़ती गई, उससे अधिक मात्रा में हमारे भारत में अनाज का उत्पादन हुआ। तो इस प्रकार से हमारे फसल का उत्पादन भारत में आज बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार से दलहन या दाल में देखते हैं, तो दाल का जो फसल है 1950-51 में 8 मिलियन टन था। 8 मिलियन टन था, जो बढ़ते बढ़ते 2010-11 में 18 मिलियन टन तक के पहुंच गया। इसका मतलब देखा जा रहा है कि उत्पादन में धीरे धीरे, चाहे वैज्ञानिक या कोई भी खाद का प्रयोग या कीटनाशक का प्रयोग या भूमि का परीक्षण किसी भी आधार पर हो, उसका उत्पादन प्रक्रिया आगे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं तो तिलहन, तेल निकालने वाली जो फसल वो आता है तिलहन के अंतर्गत। 1950-51 में हम जब देखते हैं तो ये 5 मिलियन टन इसका उत्पादन हुआ था, जो धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते 2010-11 में 32 मिलियन टन तक के पहुंच गया। 32 मिलियन टन तक के पहुंच गया, जिसका उत्पादन विगत 60 वर्षों में 6 गुना इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है, 6 गुना। तो इस प्रकार से आज हमारे भारत में कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी जो कामयाबी या बहुत बड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। धीरे धीरे 60 वर्षों में इन अनाजों, दलहन, तिलहनों का उत्पादन और कई प्रकार के व्यापारिक फसलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन उनकी मिट्टी और जलवायु तापमान के आधार पर किया जा रहा है। धान की फसल में देखते हैं तो 21 मिलियन टन उत्पादन हुआ करता था, जो बढ़ते बढ़ते 2010 और 11 में धान का जो उत्पादन 96 मिलियन टन तक के हो गया। उसी प्रकार से गेहूं का जो उत्पादन हम देखते हैं तो गेहूं के उत्पादन में भी बहुत तेजी के साथ में वृद्धि हुई, क्योंकि ये व्यापारिक फसल के रूप में मानी जाती है। ये विदेशों पर इसको निर्यात किया जाता है। तो ये 6 मिलियन टन से बढ़कर 86 मिलियन टन तक के हो गया इसका उत्पादन। तो इस प्रकार से हमारे कृषि में धीरे धीरे निरंतर है ना, इस पर वृद्धि होती जा रही है, और आम नागरिकों के लिए, आम जनसंख्या के लिए इस पर निर्भरता और रोजगार और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आज हमारा संपूर्ण भारत और हमारे भारत सरकार ने इस पर तेजी से कार्य करना शुरू किया है, और कई प्रकार के इस पर सुधार करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है, ताकि कृषक या किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और उनके परिवार का भरण पोषण हो सके और उसको अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से आज कृषि की एक छोटी सी भूमिका या कृषि से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त किए। अगले चैप्टर में हम कृषि से संबंधित और कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।